इससे पहले आप इस कहानी की 10 सिक्सात सुन चुके हैं। अब किस्त 11 मुलाहिजा फरमाए। लेकिन ईसा खान भी बहुत बाखबर आदमी था। कुशादा शानों वाला 12 बरस से उसके लिए काम कर रहा था और उसने ईसा जान के अंदाजे शाज़ो नादर ही गलत साबित होते देखे थे। ईसा जान बज़ाहिर शहर का एक मारूफ ट्रांसपोर्टर था जिसके ट्रकों का बेड़ा कराची और मुल्क के वालाई शहरों के दरमियान सामान की नकलो हमल में मसरूफ रहता था। लेकिन उसकी असल आमदनी उस गैर कानूनी माल की नकलो हमल से थी जो अफगानिस्तान के रास्ते स्मगल होकर मुल्क में फैलता था। लेकिन जब से अफगान फिजाओं में सुर्ख इनकलाब के फरेरे लगे थे, ईसा खान की आमदनी बुरी तरह मुतासर हुई थी। इब्तदाई हालात में किसी बेहतरी का इंतजार करता रहा, लेकिन दोस्ती के मुआहदे की आड़ में पड़ोस से मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान में घुस आई। सड़कों पर सुर्ख टैंक गिड़गिड़ाने लगे। दूसरी तरफ अफगान सरजमीन बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ मुजाहमत शुरू होगी। सादालू और आज़ादी के मुतवाले गयूर अफगानियों ने हथियार संभाल कर पहाड़ों में मोर्चे जमाए तो उनकी मदद में अपना असलहा और अफराधी कुव्वत लगाने वाले दोस्त जोश गजब में पावले हो गए। फौजियों, टैंकों, तोपों और हजारों टन बारूद की तबाही मोल लेकर दोस्ती का परचम सरबुलंद रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर गयूर शहरी और कबायली उन्हें खुश आमदीद कहने के बजाय गासिब और मुदाखलत कार करार दे रहे थे। फिर वही होने लगा जो इंतकाम की सूरत में होता है। जिस इलाके में किसी फौजी काफिले पर हमला होता, वहां कुर्बो जवार की आबादी से हर मर्द को गिरफ्तार करके जंगी बेगार या दूसरी खिदमात पर लगा दिया जाता। आबादियों पर त्यारे मशीन गन्नों से गोलियां बरसाते। ज्यादा गुस्सा आ जाता तो बमबारी से भी तुरेक न करते। जो महज तमाशाई थे, उन हालात से भी वो दिल बर्दाश्ता होते चले गए। अपनी सरजमीन पर दोस्तों के हाथों जंगी कैदियों जैसा सलूक भुगतना उनके बस से बाहर था। ज्यादा तबाह हाल भूखे और परेशान कुंभों पर मुश्तमिल काफिले सरहद पार हिजरत करने लगे। पहाड़ों में बारूद आहन का तसादुम रोज बरोज शदीद होने लगा। कोई दिन ऐसा न जाता जब रुपोश बागियों की तलाश में चट्टानों के रेजे न उड़ाए जाते हों। हालात से मायूस होकर ईसा खान ने चर्च की लाइन पकड़ ली। वो इज्जतदार आदमी था, इसलिए बड़े धंधे का खतरा मोल लिए बगैर बरसों महदूद मिकदार में चर्च शहर में लाता रहा और अपने एतमाद के 4-6 आदमियों के जरिए माकूल रकम कमाता रहा। फिर पिछले दिनों चर्च का कहत पड़ा तो ईसा खान जैसे कनात पसंद की भी राल टपक पड़ी। उसका तजुर्बा था कि चर्च फरोशी में सबसे तगड़ा नफा खुर्दा फरोश को हासिल होता है। लिहाजा उसने लांडी वाले राजू को अपने साथ मिला लिया और अपना माल शहर में ऊने पूने दामों इधर उधर फेंकने के बजाय राजू के जरिए फरोख्त करने लगा। लेकिन चंद रोज भी ना गुजरे थे कि राजू के अड्डे पर मुसल्ला हमला हुआ। होटल राग का ढेर बना दिया गया और फायरिंग के नतीजे में राजू का भाई हलाक हो गया। राजू ने उस वाक़े के बारे में पुलिस से जरा भी ताउन नहीं किया, लेकिन ईसा खान के सर पर सवार हो गया। उसका कयास था कि उसके अड्डे की तबाही में गुलाम कादिर का हाथ था। उसने हमलावरों में से कई को बारहा गुलाम कादिर की अर्दली में देखा था, मगर गुलाम कादिर वारदात के बाद ऐसा गायब हुआ था कि खुद उसके जानिसार उसे शहर भर में ढूंढते भी रहे थे। ईसा खान गयूर आदमी था। इतनी मालूमात सामने आने के बाद उसका कबायली खून भी जोश मारने लगा और उसने गुलाम कादिर को बरामद करने की जिम्मेदारी कुशादा शानों वाले पर डाल दी। उसने पहले ही दिन पता लगा लिया था कि किसी जमाने में गुलाम कादिर तारिक का गहरा दोस्त था और अब वो उसे अच्छी तरह हरासा करने के बाद अचानक ही उस पर हाथ डालना चाहता था ताकि उसे गुलाम कादिर का पता मालूम करके ईसा खान के सामने सुरखुरी हासिल कर सके। जमशेद रोड तक ताकुब आसानी जारी रहा। खतरनाक सूरत वाले का अंदाजा था कि तारिक को आखिर तक अपने ताकुब का शुबा न हो सका था। वो एक वीरान गली के तारीक नुक्कड़ पर फाक्सी रोक कर तारिक की कार को उसके हाथे में मुड़ते देखता रहा और फिर अपनी कार गली में मोड़कर अंधेरे में पार कर दी। चंद सालों बाद वो कार से निकला और उसे लाग करके आहिस्ता आहिस्ता तारिक के मकान की तरफ बढ़ने लगा। गर्दोपेश में हर तरफ वीरानी का राज था। कुशादा शानों वाले ने फाटक से उचक कर अंदर का जायजा लिया, जहां हर तरफ अथाह सन्नाटे की हुक्मरानी थी। वह हथेलियों पर जोर देकर किसी बंदर की ससरात से उछला और अगले ही लम्हे हल्की सी धप के साथ अंदर कूद गया। कच्ची जमीन पर वो कई सेकंड तक उकड़ो बैठा, चौकन्ने अंदाज में किसी रद्द-ए-अमल का इंतजार करता रहा, मगर वहां बदस्तूर ऐसा सन्नाटा छाया रहा जैसे कुर्ब जवार में उसके अलावा कोई दूसरा जीरो मौजूद न हो। वो आइज़गी से पंजों के बल खड़ा हो गया। आखिरी रातों का थका हारा चांद उस वक्त बादलों की ओट में था। वो अपनी बाईं टांग पर जोर देकर कदरे लंगड़ाता हुआ उसी समत में बढ़ने लगा जिधर अंदर दाखिल होने के लिए वो एक गैर महफूज खिड़की का पहले ही इंतखाब कर चुका था। फिर यूं ही वो इमारत के करीब पहुंचा, कब में झाड़ियों की ओर से एक बेआवाज शोला लपका और उसकी अकबी पसलियां तोड़ता हुआ बाएं पहलू में उतर गया। उसके हल्क से एक मुहूम सी आवाज निकली। दोनों हाथ बेबसी से फिजा में लहराए और फिर वो किसी कटे हुए शहतीर की तरह कच्ची जमीन पर ढेर हो गया। तारिक के लिए वो खबर सनसनीखेज साबित हुई जो जहांगीर के जरिए फोन पर मिली थी। लाश? उसने बेयकीनी से माउथ पीस में थोड़ा, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे लान में एक लाश पड़ी है? शायद तुमने उस बात पर गौर नहीं किया कि तुम्हारा फोन जो डेड होकर रह गया था यक बयक कैसे काम करने लगा। जहांगीर का लहजा तलख और तंजिया था। ओहो, तारिक बुखलाकर बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं कसम खा सकता हूँ कि तुम्हारे पास रवाना होने से पहले मेरा फोन टच था। मरने वाला तुम्हारा ताकुब करता हुआ मेरे घर तक आया था।
जहांगीर की आवाज जहरीली होगी और यहाँ से तुम्हारे पीछे ही गया था। तुम्हारे अंदर घुसने के बाद वो दीवार से अंदर कूदा और धर लिया गया। वहां मौजूद हमारे आदमी ने उसे ठिकाने लगाने के बाद तुम्हारे फोन के बाहर से कटे हुए तार जोड़ दिए थे। अगर ऊपर वाले अपनी आंखें खुली न रखें तो तुम किसी रोज हमें जहन्नुम के थाने में ही धकेल दोगे। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तारक ने इज़्तिरारी लहजे में सवाल किया। दोनों आदमी तुम्हारे पास मौजूद हैं? चंद सानियों के सकूत के बाद उससे पूछा गया। हाँ, ड्राइंग रूम में बैठे पी रहे हैं, तारक ने जल्दी से जवाब दिया। तुम्हारे मकान से थोड़ी दूर एक तारीख गली में मरने वाली की सफेद फॉक्सी खड़ी है। दस्ताने पहनकर लाश उसमें डालो और कार मारीपुर के इलाके में छोड़ दो। कहीं भी तुम तीनों में से किसी की उंगलियों के निशानात न रहने चाहिए। जहांगीर की आवाज उभरी। फिर जरा से तवक्कुफ के बाद उसने फिर सवाल किया। वो दोनों काबिल एतमाद है ना? मर जाएंगे मगर जुबान न खोलेंगे, तारक ने कहा। उस काबिल न होते तो मैं हरगिज उन्हें साथ न लाता। उसका फिक्रा मुकम्मल होते ही लाइन बेजान होगी और वो रिसीवर रखकर तशवीश ज़दा अंदाज में अपनी पेशानी मसलता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ चल दिया, जहां उसके दोनों मुसल्ला साथी रात भर की बेगार के ख्याल से अस्काच पीते हुए पैसा पॉइंट पर रमी खेलकर दिल बहला रहे थे। तारक के चेहरे की उड़ी उड़ी रंगत देखते ही वो चौंक पड़े। खैरियत तो है बास? उनमें से एक ने खालिस बाजारी लहजे में पूछा। मालूम होता है कि फोन पर कोई बुरी खबर सुनकर आए हो। तुम्हें जिस काम चलाया गया था वो निमट गया। तारक गहरा सांस लेकर बोला। बाहर लान में एक लाश पड़ी हुई है जिसे पूरी एहतियात के साथ ठिकाने लगाना है। चलो। वो दोनों ही बैक वक्त उठ गए। कहीं किसी मेन होल में घुसेड़ देंगे। वक्त भी बड़ा अच्छा चुना है उसने मरने के लिए। बाहर कहीं उसकी गाड़ी मौजूद है। तारक हाथ से उन्हें बैठने का इशारा करते हुए बोला। मैं उसे देख कर आता हूँ, फिर हम लाश उसी में डालेंगे और गाड़ी लाश समेत शहर के दूर उफ्तादा हिस्से में छुड़ाएंगे। दोनों खामोश रहे। तारक ने अपना स्काच का अधूरा गिलास खाली किया और फिर बाहर के रास्ते की तरफ चल दिया। बाहर हर तरफ सकूत और सन्नाटे की हुक्मरानी थी। तारक जेब में हाथ डाले चंद सानियों तक अहाते का जायजा लेता रहा। फिर उसकी निगाहें तारीकी में पड़े हुए एक बड़े से बेहिस्सो हरकत ढेर पर जम गई। उसने जेबी टार्च निकाली और उसी तरफ चल दिया। वो मजबूत जिस्म वाले किसी दराज कामत शख्स की लाश थी। मरने वाला शायद आखिरी लम्हात में नहायत कर्ब के आलम से गुजरा था, क्योंकि उसके दोनों घुटने पेट के साथ जुड़े हुए थे और चेहरा सीने की तरफ मुड़कर जमीन से लगा हुआ था। तारक ने ठोकर से उसका सर सीधा किया और टार्च की रोशनी में उसका चेहरा देखते ही उसकी आंखें हैर से फैलती चली गई, क्योंकि वो कुशादा शानों वाला वही शख्स था जो अपनी बाईं टांग पर जोर देकर कदरे लंगड़ाता हुआ चलता था और जिसके बारे में जहांगीर ने उससे खास तौर पर सवाल किया था। उसे हैरत थी कि जहांगीर ने खतरे की इत्तला मिलने के आधे घंटे के अंदर ही अंदर ऐसा मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था कि उसे हरासा करने वाला किसी शोर शराबे के बगैर नहायत खामोशी से मौत के घाट उतार दिया गया था। लाश का बगौर जायजा लेने के बाद तारिक उसके बदन को हाथ लगाए बगैर जेबों की तलाशी लेने लगा। उसे मालूम था कि दुनिया को कोई भी माहिर कपड़ों पर से निशानात अंगुश्त नहीं ले सकता। तारिक ने मरने वाले की जेब से रिवाल्वर और चाकू निकाला, फिर दोनों चीजों को रुमाल से साफ करके वापस डाल दिया और दूसरी जेबें टटोलने लगा। आखिरकार पतलून की जेब से उसे मतलूबा चीजें मिल गई। उसकी जेब में कार की चाबी के अलावा दूसरी चाबियां भी थी, लेकिन उस वक्त तारिक की दिलचस्पी सिर्फ फॉक्सी की चाबी तक महदूद थी। वो बाहर आया तो गली में दूर तक सन्नाटे का राज था। वो बिला तामुल एक तरफ हो लिया और फिर उसे एक बगली गली में सफेद फॉक्सी भी नजर आ गई, जो एक फैले हुए दरख्त के साए में खासी तारीकी में खड़ी हुई थी। गाड़ी पर एक सरसरी निगाह डालकर वो रुके बगैर आगे बढ़ता चला गया, ताकि किसी फाटक की ओट में ऊँगते हुए किसी चौकीदार की गनूदा निगाहों में ना सके। वो चक्कर काटकर दूसरे रास्ते से घर पहुंचा तो दोनों उसे बाहर ही टहलते हुए मिले। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? तारिक ने उनके करीब पहुंचकर कदरे तादीबी लहजे में पूछा। वजन हल्का कर रहे थे, उनमें से एक बोला। कुल 350 रुपए, एक चाकू और एक रिवाल्वर मिला है। दस्ताने पहनो और अगली गली में से सफेद फॉक्सी इतर ले आओ। तारक ने की चेन दूसरे की तरफ बढ़ाते हुए कहा। दस्ताने तो हर वक्त जेब में रहते हैं बस। वो चाबी लेकर फखरिया लहजे में बोला। जब से अपनी हिस्ट्री शीट खुली है, दस्तानों के बगैर मरे हुए कुत्ते को भी हाथ लगाना छोड़ दिया है। तारक अंदर से बारीक झिल्ली जैसे दस्ताने पहन कर निकला तो दरवाजा मकफिल कर दिया। इतनी देर में दूसरा आदमी लाश को सीधा कर चुका था, जो गर्म होने के बायस अभी तक अकड़ी नहीं थी। फिर गाड़ी आते ही अगली सीट झुकाकर वो लाश अकबी पायदान में ठोस दी गई। उस वक्त उन तीनों को पहली बार अंदाजा हुआ कि 2 दरवाजों वाली कार हंगामी सूरत हाल में किस कदर भोंगी साबित होती है। उनमें से एक ड्राइविंग सीट पर जम गया, दूसरा पिछली नशिस्त पर चला गया। तारक ने पैसेंजर सीट संभाल ली और फिर वो काफिला वहां से रवाना हो गया। जमशेद रोड से गुलशन इकबाल होते हुए वो हसन स्क्वायर से लियाकताबाद की तरफ मुड़ गए। वहां से नाजमा आबाद से गुजरकर पुल अबूर किया और साइड में हबीब बैंक से बखैर आफियत गुजर गए, जहाँ सड़क के वस्त में बने हुए पुख्ता आइलैंड पर 3 सिपाही अपनी बंदूकों समेत विराजमान थे। लेकिन उनमें से किसी को फाक्सी पर शुबा न हुआ और वह दंदराते हुए शेरशाह से भी गुजर गए। गुलभाटी से जरा पहले सड़क वीरान थी। आसपास कोई ख्वांचा फरोश या छोपड़ा होटल भी नहीं था। लिहाजा तारिक के मां पर कार सड़क से उतारकर कच्चे में झाड़ियों के करीब रोक दी गई और चाबी एक्सटेंशन में लगी छोड़कर वो तीनों थोड़े थोड़े वक्फे से उतरकर मुख्तलिफ समतों में चल पड़े। तारिक के सितारे अच्छे थे कि सड़क अबूर करते ही उसे एक खाली रिक्शा मिल गया।
हालांकि ड्राइवर उसी तरफ जा रहा था, मगर फिर भी नाजमाबाद पहुंचाने के लिए मीटर से 2 रुपए जायद का मुतालबा कर डाला, जो तारक को मंजूर करना पड़ा और वह हवाई घोड़ा उसे लेकर बर्ग रफ्तारी से आगे रवाना हो गया। आते हुए सारे रास्ते तारक का दिल कनपट्टियों में धड़कता रहा था, क्योंकि वो लोग फॉक्सी में एक लाश के साथ सफर कर रहे थे और अगर रास्ते में कहीं भी रोक लिए जाते तो गुलगुलासी नामुमकिन थी। मगर इस बार उसका दिल शेर था और वह खुद उस आसान गुलगुलासी पर खुश था, लेकिन उस खुशी में भी उसने अपना बुनियादी असूल फरामोश नहीं किया था कि जाए वारदात से मुजरिम को बराह रास्त अपने ठिकाने का रुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर पुलिस के एहलकार कड़ियां मिलाते मिलाते उस नुक्ते के सहारे मुजरिम को बेनकाब करने में कामयाब हो जाते हैं। उसका इरादा था कि नाजमाबाद उतरकर बस के जरिए लसबेला जाएगा और वहां ईरानी के होटल में लंबे पानी वाली कड़क चाय पीकर घर रवाना होगा, लेकिन रिक्शा की दम तोड़ती हुई रफ्तार ने उसके पुरस्कून मंसूबों का तसलसल तोड़ दिया। ड्राइवर इंजन को न्यूट्रल करके किसी का नाम लिए बगैर बेमकसद मुगल्लज़ात बक्के जा रहा था और फिर तारक को उसकी बरहमी का जवाब भी नजर आ गया। अगला चौक आने वाला था, मगर उससे जरा पहले पहरे पर मामूर एक सिपाही अपनी बंदूक हाथ में थामे उस तरह सड़क के वस्त में खड़ा हुआ था। जैसे उस तक पहुंचने से पहले रिक्शा न रोका गया तो वो बंदूक का कुंदा मारकर उसे पीछे उलट देगा। रिक्शे की रफ्तार के साथ ही ड्राइवर की आवाज भी धीमी होती चली गई और जब उसने बाएं तरफ बिजली के खंबे के करीब कच्चे में उतार कर रिक्शा रोका तो उसकी खुश मिजाजी भी बहाल हो चुकी थी। फौरन ही 2 सिपाही रिक्शे की तरफ लपके और गर्दनें लंबी करके यूं तारक के इर्द गिर्द झांकने लगे जैसे वो अपनी बगल में कोई एटम बम छुपाए लिए जा रहा हो। नीचे उतरो, एक सिपाही अपनी मूंछ को बल देते हुए कड़कदार आवाज में तारिक से गोया हुआ और वो बेचूच रहा नीचे उतर गया। किधर जा रहे हो इतनी रात को? वह स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अपनी इश्तबा अंगेज निगाहें तारिक के चेहरे पर मरकूज करके मानी खेत ले बोला, अरे जाना कहाँ है? नाजमाबाद जा रहे हैं संतरी बादशाह। रिक्शा ड्राइवर ने खुशामदाना लहजे में दखल अंदाजी की। तू चुप रहे ओए, दूसरा सिपाही उसकी गद्दी पर हाथ जमा कर खर्चा। नाजमाबाद, तारक ने अपने चेहरे में पवस्त होती हुई ताबकार निगाहों का सामना करते हुए हत्तुल इम्कान नरमी से जवाब दिया। और कहां से आ रहे हो इतनी रात को? वो नाकदाना नजरों से तारक के सरापा का जायजा लेते हुए बोला, एक दोस्त के घर से, हाथ सर पर रखो। दूसरा सिपाही भी अपने साथी की मदद को आ गया और तारक के हाथ बुलंद होते ही उसकी तफसीली तलाशी लेने में मसरूफ हो गया। उनमें से कोई भी उसके हाथों पर चढ़े हुए जिल्द की रंगत के दस्तानों को देखने में कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन तलाशी लेने वाले ने उसकी जेब से सारी रकम निकाली थी। सिपाही ने नोट गिने और 200 की रकम अपनी जेब में डालकर 22 रुपए तारिक को थमा दिए और बाकी रकम। तारक ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए नर्म आवाज में एहतजाज किया, पकड़ो इसे। वो तारक को जवाब देने के बजाय अपने साथी से मुखातिब होकर बोला, 109 में अंदर करेंगे इस आवारा गर्द को, वारदात के लिए मौका तलाश करता फिर रहा है इतनी रात को और फिर हमारे मुंह लगता है। और इस घड़ी की रसीद कहाँ है? दूसरे सिपाही ने आसपास मैदान साफ देखते हुए तारक की बाईं कलाई पर झपटा मारा और रस्टवाच उतार कर उसका मुआयना करता हुआ बोला, सूरज भिखारियों जैसी और सीको लगाए घूम रहा है। मुझे तो ये भी चोरी की मालूम होती है, ये मेरी अपनी है। तारक गुस्से और बेबसी के आलम में बोला, कोई रसीद साथ नहीं लिए फिरता, तुमने समझा क्या मुझे? लगाओ जी 109 इस पर। उसने बंदूक कंधे से लगाते हुए कहा, हवालात का शौकीन मालूम होता है, भेद पड़ेंगे तो सब कबूल कर लेगा। उसी वक्त रिक्शा ड्राइवर अपनी शिस्त से उतर आया और तारक की कमर में हाथ डालकर उसे पुचकारते हुए हमदर्दाना लहजे में बोला, आ जाओ बाबूजी, क्यों संतरी बादशाहों से उलझ रहे हो? हवालात ले गए तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तारक बेबसी से सिपाहियों को घूरता हुआ रिक्शे में जा बैठा और ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करके आगे दौड़ लगा दी। किसी सिपाही ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हारा मुकद्दर खराब था बाबू, ड्राइवर हमदर्दाना लहजे में बोला। घड़ी और पैसे तो गए ही थे, ज्यादा बहस करते तो चटांग भर चरस तुम्हारी जेब में डालकर बरामद कर लेते और हवालात में बंद कर देते। रात बेरात रिक्शा टैक्सी में सफर करना इसीलिए लोग छोड़ रहे हैं। हाँ, प्राइवेट कार में लाश लेकर भी शहर में घूमते रहो तो कोई माई का लाल तुम्हें नहीं रोकेगा। उसके आखिरी तबसरे पर तारिक चौंका, मगर फिर पुरसुकून हो गया, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर ने वो बात महज मिसाल के तौर पर कही थी। रिक्शा ड्राइवर खासा शरीफ साबित हुआ। तारिक नाजमाबाद उतरा तो उसने मीटर से 2 रुपए तो कुछ असल किराया भी लेने से इनकार कर दिया। उसकी दानिश्त में तारिक मजलूम था, जिसकी वो ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकता था वो कर रहा था। पिछली रात बहुत हंगामा खेज रही थी। डैनी ने एक बूथ से मर्जीना और मोहनदास के खिलाफ मुखबरी कर दी थी। पुलिस ने अपनी फहरिस्त से बाहर के उस अड्डे पर छापा मारा जिसमें नहायत चाबक दस्ती का मुजाहरा किया गया था और गालबन इतला मिलने के बाद ही भारी नफरी ने उस इमारत का मुहासरा कर लिया था। पुलिस अफसरान काफी देर तक घंटियां बजाते रहे, फिर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर मौत का सा सुकूत छाया रहा। आखिर जब पुलिस की मौजूदगी का ऐलान करके दरवाजा तोड़ने की धमकी दी गई तो मोहनदास ने दरवाजा खोल दिया, जिसका सुता हुआ इस्तखानी चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था और अंदर से मर्जीना की गालियों की आवाजें आ रही थी। अंदर मर्जीना कोकीन के नशे में धुत पड़ी थी और मोहनदास उसके पांव दाब रहा था। उसे छापा मारने वाली पुलिस अफसरान को बताया कि मर्जीना जवानी से इस कीमती और मोजी नशे की आदी थी। जब वो धुत हो जाती तो उसकी पिंडलियों में शदीद दर्द शुरू हो जाता था
और मोहनदास किसी सादत मंशौर की तरह उस वक्त तक मर्जीना की पिंडलियां दबाता रहता जब तक वो गाफिल होकर गहरी नींद न सो जाती। उसके मकान से रूसी वाडका की 80 बोतलें और मुख्तलिफ ब्रांड की स्कॉच की 148 बोतलें बरामद हुई, जो मोहनदास के बयान के मुताबिक एक दिन पहले उन्होंने खरीदी थी। डैनी की उसके हाथ की तस्दीक हो गई थी कि मर्जीना के पास वाडका का खासा जखीरा आ गया था, जिसे वो किसी न किसी तरह अपने ग्राहकों के सर मरने की कोशिश में थी। डैनी ये तफसील मजे ले लेकर सुबह के अखबार में पड़ी थी, वरना रात को तो वो पुलिस को इतला देने के बाद बेफिक्री से लंबी तान कर सो गया था। वो अखबार के आखिरी सफे पर पहुंचा तो उसकी सरसरी निगाहें 1-2-3 कालमी सुर्खी पर मरकूज हो गई। पुलिस की एक गश्ती जमात ने एरिया में गुलबाई के करीब मशकूक हालत में खड़ी हुई सफेद फॉक्सी वैगन दरियाफ्त की थी, जिसके अकबी पायदान में दराज कामत और मजबूत बदन वाली शख्स की ताता लाश पड़ी हुई थी। लाश की हालत से जाहिर था कि मुतवफ़ी पर अकब से चंद फुट के फासले से बड़े बोर के पिस्तौल से फायर किया गया था और बाएं पहलू में दिल को चीरती हुई उसकी गोली सीने से पार हो गई थी। उसकी दरियाफ्त रात गए ऐसे वक्त अमल में आई थी कि अखबार आखिरी कापी इशात के लिए तैयारी के आखिरी मराहिल में लेकर चल रही थी, लिहाजा मुतवफ़ी के बारे में ज्यादा तफसीलात दस्तियाब न हो सकी। लेकिन डैनी के लिए मामले की तह तक पहुंचना दुश्वार नहीं था, क्योंकि पिछली रात ट्रांसमीटर पर बास की जुबान से बाएं पांव पर लंगड़ाने वाले किसी तराज कामत का जिक्र सुनते ही उसका ख्याल ईसा खान के खास मुकर्रब खान की तरफ चला गया था। उसे यकीन था कि मुकर्रब खान के कत्ल में पिछली रात गुफ्तगू का दखल जरूर था। फिर उसे अफसोस होने लगा कि वो अपने मामूल से पहले क्यों सो गया। ऐन मुमकिन था कि बाद में बास या जगीर ने उससे राब्ता कायम करना चाहा और नाकामी हुई हो। उसे एक बेनाम सी खलेश सताने लगी। दूसरा ट्रांसमीटर मिलने के बाद पहली खराबी तो ये हुई कि जहांगीर को बराह रास्त B4 से राब्ते की इजाजत मिल गई, और दूसरी खराबी मुकर्रब खान के मुकद्दर में वाक़या हुई थी, जिसके इसरार मूज से डैनी यकसर लाइल था। नई जिम्मेदारियों के साथ उसे बकिया लोगों से दूर रहने की हदायत की गई थी, वरना वो किसी से मिल बैठकर पूरी सूरत हाल से आगाही हासिल करने की कोशिश करता। आखिर वो दूसरा ट्रांसमीटर ले बैठा जिस पर जहांगीर के अलावा बास से भी राब्ता कायम किया जा सकता था, और वो बास के लिए पैगामात नशर करने लगा। दूसरे नशर के बाद ट्रांसमीटर के रिसीवर पर एक निस्वानी आवाज सुनाई थी, B4 इस वक्त बाहर है, पैगाम नोट करवा दो, उसे पहुंचा दिया जाएगा, ओवर। ये डैनी के लिए एक नई दरियाफ्त थी कि B4 की गैर हाजिरी में उसके ट्रांसमीटर कॉल्स को औरत रिसीव करती थी। उसका जहन फिर उसी औरत की तरफ चला गया जिससे वो एनी जोला के हवाले से मिला था, मगर फौरन ही उसे ये ख्याल सर से झटक देना पड़ा, क्योंकि ट्रांसमीटर वाली आवाज गुलशन इकबाल वाली औरत की आवाज से यकसर मुख्तलिफ थी। कोई खास पैगाम नहीं है, डैनी ने चौंक कर जवाब दिया। दोबारा राब्ता काम कर लूंगा, ओवर एंड ऑल। फिर वो जहांगीर से राब्ते की कोशिश करने लगा और उसमें भी फौरी कामयाबी हुई। जहांगीर पहले ही पैगाम के जवाब में लाइन पर आ गया, रिपोर्ट, ओवर। डैनी ने उसका जवाब सुनते ही अपनी बदली हुई मखसूस आवाज में मुबहम सा सवाल किया, शायद आपको इल्म होगा कि रात B4 ने मुझे तारिक के मकान के लान में एक लाश की मौजूदगी की इतला दी थी। जहांगीर बताने लगा और डैनी खामोशी से सुनता रहा। दरअसल हमारा एक आदमी पहले से उस लंगड़े का पीछा कर रहा था, ये मुझे B4 से मालूम हुआ था। बहरहाल तारिक ने हदायत के मुताबिक लंगड़े की लाश उसी की कार में डालकर मिल एरिया में छोड़ दी है, जहां से वो पुलिस के हाथ लगी है। तारिक ने अपने हाथे से वारदात का हर निशान मिटा दिया, ओवर। ये रिपोर्ट तुम्हें बराह रास्त B4 को देनी थी। डैनी ट्रांसमीटर में किसी भेड़िए की तरह गुर्राया, मैं अपने मामले की रिपोर्ट चाहता हूँ, ओवर। सॉरी सर। जहांगीर गड़बड़ा गया। दरअसल वो वाकया मेरे जहन पर सवार है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे आदमी इससे सुराग से कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी हदायत के मुताबिक मैंने अहकाम जारी कर दिए थे, चंडू से वलायती शराब तक हर नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज के अखबार में मर्जीना के अड्डे पर छापे की खबर है, हो सकता है ये कार्रवाई हमारे किसी आदमी के अमा पर की गई हो, ओवर। मुझे जल्द अज जल्द नताइज चाहिए, D2। डैनी ने उसे मुतनब्बा किया, गैर जरूरी बातों के बारे में सोचकर अपनी जहनी सलाहियतें बर्बाद न करो। B4 हम दोनों का सरबराह है, और अगर अपने वसाइल से काम लेने पर तुल जाए तो इससे ज्यादा माकूल काम सर अंजाम दे सकता है, ओवर एंड ऑल। डैनी ने आखिरी फिक्रा महज ये सोच कर कहा था कि B4 की नियाबत करने वाले अपने ऑपरेटर्स पर उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही होगी। B4 ने ट्रांसमीटर पर जहांगीर से गुफ्तगू के दौरान में जिस तरह बाई टांग पर लंगड़ाने वाले तराज कामत का हवाला दिया था, उसे जाहिर होता था कि वो उस मामले से बेखबर नहीं था, बल्कि शायद ये भी जानता था कि मुकर्रब खान किस कहमा पर तारक को हरासा कर रहा था। दिन में डैनी टोक्यो के सफर की तैयारी में अपने ट्रैवल एजेंट के साथ मसरूफ रहा, लेकिन उसको उस वक्त खुशी हुई जब वीजा ज़र मुबादला और KLM का कन्फर्म्ड टिकट उसके हाथ में आ गया। उस वक्त 3:30 बज रहे थे, लेकिन डैनी फैक्ट्री वापस जाने के बजाय घर की तरफ हो लिया। वो B4 की कॉल का उस कदर शिद्दत से मुंतजिर था कि बाथरूम में नहाते हुए भी उसने ट्रांसमीटर एक रैक पर रखा हुआ था। शाम के 6 बजे दूसरे ट्रांसमीटर पर टिक टिक की आवाज सुनाई थी, तो वो दौड़ता हुआ कमरे में जा पहुंचा और दरवाजा बंद करके ऑपरेटर्स ऑन कर लिया। B4 कॉलिंग D2, ओवर, आवाज सुनाई दी और डैनी का मुंह लटक गया। बाज गैर जरूरी तौर पर जहांगीर को इस पर फोकियत दे रहा था। D2 रिसीविंग सर, ओवर। दूसरी आवाज जहांगीर की थी, स्टैंड बाय रहो और गौर से एक एक लफ्ज सुनते रहना। मैं D1 को एक अहम काम सौंप रहा हूँ, जो अगर आज मुकम्मल ना हुआ तो तुम्हें संभालना होगा। बाज की गुनूदा आवाज सुनाई दी,
फिर कदरे तवक्कुफ के बाद उसने डैनी के लिए सिग्नल नशर किया, जिसका जवाब डैनी ने हस्बे मामूल बदली हुई आवाज में दिया। बाद से दूसरे ट्रांसमीटर पर वो अपनी असली आवाज में गुफ्तगू करता था, क्योंकि उस ऑपरेटर्स पर किसी दूसरे के सुनने का इम्कान नहीं था। लेकिन उस वक्त जहांगीर भी गुफ्तगू सुन रहा था, लिहाजा दूसरी शख्सियत बरकरार रखनी जरूरी थी। मर्जीना की तबाही में किसका हाथ है? D1 ओवर, बास ने सवाल किया। मैंने ही पुलिस को उधर मुतवज्जा किया सर, डैनी ने बदली हुई खुरदरी आवाज में कहा। वो अरसे से मेरी निगाह में थी। ओवर, हमें बस 3-4 हफ्तों के लिए मैदान साफ करना है ताकि नए माल के लिए मार्केट बना सके। उसके बाद हमें किसी से कोई सरोकार ना होगा, इसलिए नई मुहिम पर पूरे वसाइल लग जाने चाहिए। और अब एक अहम किस्सा सुनो। तारिक के घर में मारे जाने वाले का नाम मुकर्रब खान है और वो ईसा खान नामी किसी शख्स के लिए काम करता है। ईसा खान ने राजू के अड्डे को चरस की फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया था, मगर तुम्हारे आदमी ने उसे तबाह कर दिया। मुकर्रब खान को राजू के अड्डे पर हमले में तारिक का भी कुछ न कुछ हाथ नजर आया, इसलिए वो उसका पीछा करता रहा, मगर उसके कत्ल ने ईसा खान को खौफजदा करने के बजाय भड़का दिया है। शायद उसे इल्म नहीं कि मुकर्रब खान की मौत से पहले तारिक की राह पर लगा हुआ था। वो तारिक से बराह रास्त से भिड़ जाता, उसका कबायली खून जोश मारता है, मगर मैं खून खराबे से हतुल इम्कान गुरेज करना चाहता हूँ। ईसा खान लालची आदमी है, तुम फोन पर अपना नाम जाहिर किए बगैर ऑफर दो कि अगर वो चर्च के धंधे से अलग रहे तो उसे माहाना एक रकम मिलती रहेगी। रकम का तायुन मैं तुम पर छोड़ता हूँ, मगर आखिरी हद 50,000 से तजावुज नहीं होनी चाहिए। ओवर, तो क्या हम वाकई ये रकम उसे अदा करेंगे? ओवर, उसने हैरत से सवाल किया। हाँ, बास की गुरूदा आवाज अटल थी।